हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आइसलैंड सीरीज के लास्ट पार्ट की। और गाइस, अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और गाइस, अगर आप चाहें, आपका मन हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने देखा था गिमटान अपने फॉलोअर्स को मार रहा था। जो बच्चा रो रहा था उसने उसकी माँ को भी मार दिया था, तो उस बच्चे को ब्योमजी लेकर वहाँ से भाग गई थी। जब वो रोड पर पहुँचती है तो एक कार के सामने आ जाती है। कार चलाने वाली ड्राइवर कार पे ब्रेक मार देती है। जब वो कार से बाहर आती है तो देखती है वहाँ सिर्फ वो बच्चा था। ब्योमजी के वहाँ कोई भी पते नहीं होते हैं, तो वो वुमेन उस बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। ब्योमजी इधर बेंजुंग के पास पहुँच गई थी। वो बेंजुंग को वहाँ से भागने को कहती है और उसे बताती है अभी तक ब्योमजी उसे धोखा देती आ रही है। उसने अभी तक के सारे डॉलहुवान की लोकेशन गिमटान को बता दी थी। वो बेंजुंग के साथ जाकर डॉलहुवान की लोकेशन देखती थी और उसके बारे में गिमटान को बता देती थी। वो बताती है उसने बेंजुंग के सारे बच्चों को भी गिमटान के पास ही भेज दिया था। जो भी अनाथ लोग बेंजुंग के पास आते थे वो उन्हें गिमटान के पास पहुंचा देती थी, जिन्हें वो मार रहा होता है। वो बेंजुंग से वहां से भागने को कहती है, लेकिन बेंजुंग बिल्कुल शांत खड़ी थी क्योंकि उसे ये सब पहले से ही पता था। तो उसे ये बात सुनकर कोई भी हैरानी नहीं होती है। बेंजुंग ब्योमजी से कहती है कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है जो तब तक उसके साथ रहती हैं जब तक वो इंसान मर नहीं जाता है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं जो कि शायद मेरे मरने के बाद ही खत्म होंगी। और वो उससे कहती है मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है, तमारा के सारे अनाथ बच्चों को मैंने ग्रैंड मदर बन के पाला है, जिनमें से एक तुम भी हो। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब से तमारा के सारे अनाथ बच्चों को तुम्हें पालना होगा, मेरी तरह ग्रैंड मदर बनकर। ये सारी बातें सुनकर ब्योमजी को बहुत दुख होता है, उसे पछतावा हो रहा होता है। तभी वो वहाँ से भाग जाती है तो रास्ते में उसे गिमटान मिल जाता है जो कि बेंजुंग को मारने जा रहा था। तो ब्योमजी गिमटान से बेंजुंग को ना मारने की रिक्वेस्ट करती है। तो गिमटान उससे कहता है उन्हें तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बचपन में मुझे और बान को डीमन हंटर बनाया गया था तब वहाँ पर बेंजुंग भी थी, जहाँ पर और भी काफी सारे बच्चे थे जो कि सरवाइव नहीं कर पाए थे। और मैं भी एक छोटा सा बच्चा था जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, जिसे इतनी बड़ी सजा मिली। लेकिन बेंजुंग ने ये सब होने दिया, उसने हमें नहीं बचाया और न ही हमें बचाने की कोशिश की, इसलिए वो भी इसकी जिम्मेदार है, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी वो कहता है मैं भूल गया था तुम भी एक इंसान ही हो, जिनकी फितरत में ही धोखा देना होता है, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। जिसके बाद हमें मीहो और बान को दिखाते हैं। मीहो की जब आंख खुलती है तो उसे एक बारहसिंगा दिखता है, जिसका पीछा करते करते वो एक खुली जगह में पहुंच जाती है, जहां उसके अंदर से एक बार फिर से ऊर्जा निकलती है, जिससे वान की भी आंख खुल जाती है। मीहो बैरियर बनाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहां पर वान आ जाता है और उसे रोक देता है। वो उससे कहता है इसमें काफी खतरा है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। तभी हमें बेंजुंग को दिखाते हैं जो कि खुले आसमान में खड़ी हुई होती है। तो उसे आसमान में काले बादल दिखते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कोई मुसीबत आने वाली है। तो वो गिमटान के पास पहुंच जाती है, जहां गिमटान ने ब्योमजी को पकड़ लिया था। वो बेंजुंग से बाकी के डॉलहुवान की लोकेशन पूछता है, लेकिन बेंजुंग उसे बताने से मना कर देती है। तो वो ब्योमजी को टॉर्चर करने लगता है और उसके पैर में चाकू भी भोंक देता है, पर ब्योमजी बेंजुंग से वहां से जाने को कह रही होती है। तभी ब्योमजी को एक चाकू पड़ा हुआ मिल जाता है, जिसे उठा के वो गिमटान के भोंक देती है और गिमटान से कहती है मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं बचपन में तुमसे मिली। ये सुनकर गिमटान को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्योमजी को दूर फेंक देता है। तभी हमें युवान को दिखाते हैं जो कि बेंजुंग के घर आता है, जहां उसे बेंजुंग नहीं मिलती है। तो उसकी भी नजर काले बादलों पे पड़ जाती है और उसके थ्रू वो भी गिमटान के अड्डे पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो बेंजुंग से वहां से जाने को कहता है और गिमटान के सामने पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार को निकालता है और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है, जहाँ गिमटान युवान से बहुत ज्यादा तेज था और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी था। युवान उसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं था। युवान बहुत मुश्किल के साथ में गिमटान के गले पर एक कट मार पाता है, लेकिन गिमटान उस जख्म को बहुत आसानी से हील कर लेता है। तभी गिमटान कहता है मैं वान की तरह कमजोर नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसके बाद वो युवान पे हमला करता है, जिससे युवान की हालत बहुत खराब हो जाती है। और तभी गिमटान बेंजुंग से फिर से डॉल युवान का पता पूछता है, लेकिन बेंजुंग उसे बताने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो फिर से ब्योमजी को टॉर्चर
टॉर्चर करने लगता है। तो इसलिए बेंजुंग को डॉल्हुवान की लोकेशन बताना पड़ जाती है। वो बाकी के बचे हुए सारे डॉल्हुवान की लोकेशन पे एक पोर्टल बना देती है, जिन्हें गिमटान अपने खून से तोड़ देता है और वापस आकर बेंजुंग को भी मार देता है, जिसका एहसास वान और मीहू को भी हो जाता है। तो इसलिए वान मीहू को गुफा में ले जाकर एक शील्ड बनाकर उसे कैद कर देता है और खुद बेंजुंग के पास आ जाता है। जब वो गिमटान के अड्डे पे घुसता है तो वहाँ युवान एक लकड़ी में हिलगा हुआ होता है, जो कि वान से कहता है बेंजुंग और बियोमजी को बचा लो, और ये कहकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब वान बेंजुंग के पास पहुंचता है तो वो आखिरी सांस ले रही होती है और उससे कहती है ये मेरी डेस्टिनी थी। साथ ही वो उससे कहती है अब सिर्फ तुम ही हो जो मीहू और तमारा को बचा सकते हो। ये बोलकर वो वहीं मर जाती है। इधर मीहू जिस शील्ड के अंदर कैद थी वो शील्ड टूट जाती है। जब वो गुफा से बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर बोआनजुंग होती है। तभी हम इधर बान को दिखाते हैं जिसके पास में बेंजुंग की सोल होती है। वो उसे बताती है मीहू के अंदर एक मैजिक मार्बल है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे अंदर भी है, और इसीलिए जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब होते हो तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इधर बोआनजुंग भी मीहू को बता रही होती है जब बान ने उसके खंजर मारा था तब मैजिक मार्बल का एक छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर से बान के अंदर चला गया था। इसी वजह से गिमटान की तरह बान कैद नहीं हुआ था, लेकिन इसी वजह से वो गिमटान से कमजोर भी है क्योंकि वो टुकड़ा उसे काफी हद तक इंसान बना के रखता है। और बताती है उस मार्बल की एनर्जी सिर्फ दो तरीके से पूरी हो सकती है, या तो बान उसे वो टुकड़ा खुद दे दे, जिससे ये होगा जब तुम बैरियर बनाओगी तो बान भी बाकी लस्ट डीमन की तरह कैद हो जाएगा, या फिर तुम अपनी एनर्जी से मार्बल की एनर्जी को पूरा करो, लेकिन उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मीहू बान की जान बचाने के लिए अपनी सोल को यूज करने का डिसीजन लेती है, जिसके बाद उसकी बॉडी से ऐसी एनर्जी निकलती है कि तूफान आ जाता है, जिसे गिमटान भी देख लेता है और समझ जाता है ये मीहू ने किया है, और वो ये भी समझ जाता है कि मीहू अब बैरियर बनाने वाली है, मतलब ये आखिरी लड़ाई का टाइम है। इधर बियोमजी बहुत परेशान होती है और बान से कहती है ग्रैनी के साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो है, ये सारा का सारा उसकी वजह से हुआ है। वो बान से कहती है इसलिए तुम मुझे मार दो। तो बान उससे कहता है तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा खुद ही मिल जाएगी, क्योंकि ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। तुम्हें ग्रैनी की जगह लेनी है, उनकी जिम्मेदारियों को संभालना है, और वही तुम्हारी सजा होगी। तभी वान मीहू को बचाने के लिए जाने लगता है तो बियोमजी कहती है जिंदा वापस आना। अगले सीन में बान को गिमटान के अड्डे पे दिखाते हैं जहाँ वो कुछ पास्ट के फ्लैशबैक देख रहा होता है, जिसके बाद हमें युवान को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, जिसे मिस्टर चैंग ने बचाया था। वो सिल्वर की बुलेट पे होली वाटर लगा रहे होते हैं और युवान के पास एक प्रेयर पढ़कर वहाँ से जाने लगते हैं। इधर मीहू उस जगह जा रही होती है जहाँ बैरियर बनाया जाएगा, लेकिन रास्ते में लस्ट डीमन आ जाते हैं और मीहू पे हमला कर देते हैं कि तभी अचानक से मिस्टर चैंग वहाँ आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर को गन से शूट करने लगते हैं। सिल्वर की बुलेट पे होली वाटर होने की वजह से वो मॉन्स्टर आसानी से मर जाते हैं। वो एक गन मीहू को भी दे देते हैं जिससे वो भी उन मॉन्स्टर को मारने लगती है। तभी गिमटान काफी सारे मॉन्स्टर को लेकर अपने साथ में आ जाता है। मीहू उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है, उल्टा उसे मारने को कह रहा होता है। तो फिर मीहू भी उसे उकसाते हुए बोलती है फिर मुझे तुम्हें पिछली बार की तरह फिर से कैद करना पड़ेगा, जिससे गिमटान को गुस्सा आ जाता है और वो मीहू पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक धमाका होता है और वान आ जाता है। वो उनके चारों ओर एक शील्ड बना देता है। तो मीहू उससे कहती है तुम लोग इन मॉन्स्टर को यहाँ रोक के रखना, मैं पहाड़ी की चोटी पे जाकर बैरियर को बना दूंगी। इधर हेल का भी डोर अब खुल गया था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे डीमन आ जाते हैं। तभी वान अपनी शील्ड को हटा देता है और उन डीमन से लड़ने लगता है। मिस्टर चैंग अपनी गन से उन डीमन को मार रहे होते हैं, मीहू भी उन्हें गन से मार रही होती है। तभी वान गिमटान से लड़ने लगता है, लेकिन गिमटान उससे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो लड़ नहीं रहे होते हैं। वान पिट रहा होता है और मीहू वहाँ से भाग के पहाड़ के ऊपर जाने लगती है। तो उसके सामने एक लस्ट डीमन आ जाता है और उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं कि तभी डीमन एक हाथ मारकर मीहू को दूर फेंक देता है और फिर से उसके सामने जाकर उसे मारने लगता है। तभी एक ब्लू लाइट उस डीमन को बीच में से आधा आधा काट देती है, जो कि कुछ और नहीं युवान की तलवार होती है। युवान जख्मी होने के बावजूद भी मीहू की मदद करने के लिए आ गया होता है। तो मीहू उससे भी कहती है मैं बैरियर बनाने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग इन्हें यहीं रोक के रखना। इधर वान का ध्यान युवान पे था तो गिमटान वान के खंजर भोंक देता है और मीहू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वान गिमटान को नहीं जाने देता है। मीहू पहाड़ के लिए निकल जाती है और युवान, मिस्टर चैंग, वान सब मिलकर लस्ट डीमन और गिमटान से लड़ने लगते हैं। इधर मीहू बैरियर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं बन पा रहा
होता है क्योंकि उसके दिमाग में पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो कि उसे कंसंट्रेट नहीं करने दे रही होती हैं। तो इस वजह से वो परेशान होकर रोने लगती है। तभी बेंजुंग की सोल मिहो के पास आती है और उसे समझा के शांत कर देती है, जिससे मिहो बैरियर बनाने में कंसंट्रेट कर पाती है। इधर वो तीनों लोग भी अभी भी डीमन से लड़ रहे होते हैं। डीमन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली हेल से आ रहे होते हैं और मिहो ने भी अभी बैरियर नहीं बनाया था। तो वान समझ जाता है मिहो की मार्वल एनर्जी कम पड़ रही होगी, तो इसलिए वो युवान से कहता है मुझे एक जरूरी काम है, तुम गिम्टान और डीमंस को रोक के रखना। तो युवान कहता है तुम जल्दी आना क्योंकि मैं गिम्टान को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ। तभी वान वहां से सीधे मिहो के पास चला जाता है। मिहो की एनर्जी की वजह से वान उसके करीब नहीं जा पा रहा था, लेकिन फिर भी वो काफी दिक्कतों के साथ में उसके पास पहुंच जाता है। वो मिहो के पास पहुंचकर उसे गले लगा लेता है और मार्बल का टुकड़ा देने लगता है। हालांकि मिहो उसके लिए बहुत मना कर रही होती है, पर वान उसे किसी तरह समझा लेता है कि उनके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे ही वो टुकड़ा मिहो के अंदर जाता है, उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है। तभी वान वहां से चला जाता है और मिहो बैरियर बनाने लगती है। इधर युवान की हालत गिम्टान से पिट पिट कर खराब हो गई थी। गिम्टान उससे कहता है तुम ज्यादा देर तो दूर, मुझे कुछ देर भी नहीं रोक पाए। वो उसे मारने जा रहा होता है कि वहां पर बान आ जाता है और अब बान भी पूरी तरह से लस्ट डीमन के रूप में होता है। उसकी पावर बढ़ गई होती है। वो अपने खंजर को तलवार में बदल लेता है, तो गिम्टान भी अपने खंजर को तलवार में बदल लेता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मिस्टर चैंग को एक डीमन मारने जा रहा होता है, लेकिन युवान उन्हें बचा लेता है। गिम्टान बान पे हमला करता है, जिससे वान अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वान की तलवार टूट जाती है क्योंकि गिम्टान अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर था। गिम्टान अपनी तलवार वान के भोंक देता है, जिसके बाद वान उससे कहता है हमारा सफर साथ में शुरू हुआ था और खत्म भी साथ में ही होगा। ये कहकर वो अपनी टूटी हुई तलवार को गिम्टान के भोंक देता है। इधर मिहो ने बैरियर को पूरा कर लिया था, जिससे आसमान से एक रोशनी नीचे आती है और सारे डीमन राग में बदल के गायब हो जाते हैं और फिर गिम्टान भी राग बन जाता है। इस बार वान के अंदर मैजिक मार्वल का टुकड़ा नहीं था, इसलिए वो भी राग बन के गायब हो जाता है। जिसके बाद मिहो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है, लेकिन अब पूरे तमारा से डीमन का नामो निशान खत्म हो गया था। ये सारा मंजर वो सफेद कपड़े वालों का लीडर देख रहा होता है, जो कि काफी गुस्से में था क्योंकि उसने ही गिम्टान को ये काम दिया था और गिम्टान इसमें फेल हो गया था। जिसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो सफेद कपड़े वाले लोग बात कर रहे होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि तब का होता है जब उन्होंने गिम्टान को ये काम दिया था। तब उनमें से एक व्योमजी से कह रहा होता है कि जब दुनिया में सब तरफ उजाला हो जाएगा, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारे गिम्टान अंकल दुनिया में नहीं रहे, तब तुम ही हो जो उन्हें बचा सकती हो। और तभी हमें प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं, जहाँ व्योमजी के पास में वो ही इंसान आया होता है। वो अपने हाथ से व्योमजी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि उसने उसके अंदर बचपन में ही अपना जादू डाल दिया था। व्योमजी उसके कंट्रोल में आ जाती है। जिसके बाद हमें युवान को दिखाते हैं, वो एक एक्सोरिज्म परफॉर्म कर रहा होता है। युवान को देखकर लग रहा होता है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब वो पहले की तरह नटखट नहीं लग रहा होता है। उसके बाद में हमें मिहो को दिखाते हैं, जो कि अब अपने कंपनी की हेड पोजीशन पे थी। वो अपने ऑफिस में बैठ के वान को याद कर रही होती है। उसके बाद हमें फिर से व्योमजी को दिखाते हैं। वो उस जगह जाती है जहाँ पर मॉन्ग वान और गिम्टान को जलाने जा रहा था, लेकिन वो लोग वहाँ से छूट गए थे और सबको मारने लगे थे। तब उनमें से एक आदमी ने वहाँ एक चाकू छुपाया था, जो कि वान और गिम्टान को बंद करने के काम में आता था। वो लोग उस चाकू के थ्रू ही उन दोनों को कैद करके रखते थे। वो इंसान मरने से पहले उस चाकू को एक पत्थर के अंदर छिपा देता है, जिसके पास व्योमजी पहुंच जाती है। वो उस चाकू को लेकर उसको खोल देती है, जिससे एक खतरनाक सी हलचल पैदा हो जाती है, जिसे मिहो फील कर पाती है और युवान भी उसको फील कर पा रहा होता है। उसके पास में एक तस्वीर होती है, जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। उस तस्वीर के अंदर एक छोटी सी लड़की एक चाकू पकड़े खड़ी होती है, जो कि चमक रहा होता है। युवान मिहो के पास में कॉल करता है। तभी मिहो अपने एक सीक्रेट रूम में जाकर अपने सारे वैरियर को देखती है, जो कि ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग समझ जाते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है और यही इस सीजन का एंड हो जाता है। सो गाइस, ये कायदे में सेकंड सीजन नहीं था, ये फर्स्ट सीजन का सेकंड पार्ट था, लेकिन इसका सेकंड सीजन नेक्स्ट ईयर आएगा, जो कि आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।